हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज हम लोग क्लास 11 का कॉमर्स का वॉल्यूम 1 चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ शुरू करने वाले हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बोल रहे हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, व्हाइल कॉमर्स इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोल रहा है कि इंडस्ट्री जो है वो गुड्स और मटेरियल्स का प्रोडक्शन के लिए गुड्स और मटेरियल का प्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है, वाइल कॉमर्स जो है उसी प्रोडक्शन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उससे कंसर्न करता है। तो इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर. इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. बोल रहा है इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन गुड्स के प्रोडक्शन को लेके और उसका सेल बाय एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर, मतलब या तो ह्यूमन पावर से नहीं तो मैकेनिकल पावर से कंसर्न करता है, मैकेनिकल पावर से कंसर्न करता है। विथ चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक. Main characteristics of industry are economic activity, production, wide scope, creation of utility, economic development, part of business. तो बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं उससे उसको बेच के हम लोग को मनी मिल सके, इसलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. प्रोडक्शन है क्योंकि उधर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. वाइड स्कोप है क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा वाइड है, ये नैरो नहीं है. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटी बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कैसे, क्योंकि इंडस्ट्री जो गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है उसका उस कॉमोडिटी का यूटिलिटी से जो ह्यूमन का वांट सेटिस्फाई होता है, उसके कारण जो इंडस्ट्री है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडस्ट्रीज accelerate the pace of economic growth by making productive use of natural and man-made resources. It is the engine of growth. It generates employment, increases national income and earns foreign exchange. बोल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे इंडस्ट्री हेल्प करता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाता है और जो मैन मेड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है. एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करता है, नेशनल इनकम इंक्रीज़ करता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, जिसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाता है. पार्ट ऑफ बिजनेस. इंडस्ट्री इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ गिव राइज टू अदर business activities such as trade and aids to trade. Types of industry. On the basis of activity, industry may be classified into two broad categories. Primarily industry, secondary industry. तो इंडस्ट्री के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. इंडस्ट्री विच प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज. तो बोल रहे हैं जो बेसिक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है नेचुरल रिसोर्सेज से, उसको हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं. और प्राइमरी इंडस्ट्री के भी दो पार्ट है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद ब्रीडिंग of certain species of plants and animal with the object of earning profit from their sale. तो बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री ब्रीडिंग से कंसर्न करता है डिफरेंट प्लांट और एनिमल से, जिसको बेच के हम लोग को पैसा मिलेगा. अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम सॉइल, एयर, वाटर एंड फ्रॉम बीनेथ अर्थ सरफेस. In this industries, the products gifted by nature and obtained for the benefit of mankind. तो बोल रहे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो
जो मटेरियल यूज़फुल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है सॉइल, एयर, वाटर और अर्थ सरफेस के नीचे से। और ये इंडस्ट्री नेचर गिफ्टेड है और मैनकाइंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशंस। देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन genetic and extractive industry. In the case of extractive industry, man cannot add to the wealth he withdraws from earth, sea and air. But in the case of genetic industry, man not only adds to wealth but reproduce the nature made goods. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है। तो क्या डिफरेंस है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में मैन वेल्थ को ऐड नहीं कर सकता जो अर्थ, सी या एयर से निकाला जाता है, लेकिन जेनेटिक इंडस्ट्री में वो ऐड भी कर सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है नेचर मेड गुड्स को। Secondary industry which use the materials provided by primary industry are called secondary industry. बोल रहे इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री का मटेरियल्स को यूज़ करता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। अगेन सेकेंडरी इंडस्ट्री का भी दो टाइप होता है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। Manufacturing industry, these industries are concerned with the processing of transformation of raw materials and semi-finished product into finished product. Such industry change the shape and form of materials produced by genetic and extractive industries. बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कंसर्न करते हैं प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट, मतलब या तो रॉ मटेरियल या तो आधा फिनिश प्रोडक्ट जो जिसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। Such industry change the shape and form of materials produced by genetic and extractive industries. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। In an analytical manufacturing industry, a basic raw material is broken into several useful materials. In this type of in this type of manufacturing industry, two or more materials are mixed to form a new product. Processing: in the processing industry, a material is processed through various stages. Assembling: in this type of industry, manufactured components or parts are combined together mechanically or chemically to produce a new product. तो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ 4 टाइप्स के होते हैं: एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग। एनालिटिकल में क्या होता है, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसको तोड़ के काफ़ी सारी यूज़फुल मटेरियल्स बना सकते हैं, जैसे ऑयल रिफाइनरी, कर्ड ऑयल इज़ रिफाइंड एंड सेवरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। और सिंथेटिकल में क्या होता है, दो से ज़्यादा मटेरियल को हम लोग मिक्स करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, पेंट एक्सेट्रा। प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है वेरियस स्टेजेस में, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन पास थ्रू द स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेसेस। और अब असेंबलिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स जो होते हैं और जो पार्ट्स होते हैं उनको कंबाइन करके मैकेनिकली या फिर केमिकली प्रोड्यूस करते हैं हम लोग एक न्यू प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल, मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियोस, टीवी सेट्स, वॉचेस एंड ऑटोमोबाइल्स आर असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, erection and fabrication of buildings, bridges, roads, dams, canals, etc. They utilize the products of manufacturing industries such as bricks, steel, cement, etc. These industries create the basic infrastructure through the process of fabrication. The
feature of this industries is that their product remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या बोल रहा है कि ये इंडस्ट्री एंगेज करता है कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, डैम्स, कैनल्स एक्सेट्रा, और ये यूटिलाइज करता है प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा. दिस इंडस्ट्री क्रिएट द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फैब्रिकेशन. द डिस्टिंक्टिव, इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि ये जो इंडस्ट्री है ऑफ द distinguishing feature of this industry is that their products remain fixed at one place and cannot be taken physically to the market for sale. अब tertiary industry. This industry provides support. Oh sorry, एक चीज़ गलती हो गया. नहीं, गलती कुछ नहीं हुआ. टर्शियरी इंडस्ट्री, हाँ वो जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वो 3 नहीं, इधर तो 2 टाइप्स ही है. ये टर्शियरी इंडस्ट्री कहाँ से आया? ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए. टर्शियरी इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड एंड नेचर ऑफ गुड्स इंडस्ट्री में बी classified as under heavy industry, light industry. This use sophisticated technology and produce capital goods such as steel, ship. वैसे ये टर्शियरी इंडस्ट्री उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये जो हैवी और लाइट इंडस्ट्री ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. Under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, the above types of industry are defined as follows: micro unit, small unit, medium unit, large unit. ये tertiary industry बिल्कुल important नहीं है. रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, और ये जो मैंने पढ़ा है वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये हैवी, लाइट, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं आने वाला है. आ भी सकता, पढ़ लीजिएगा. Role of small business in India: employment, balanced regional development, optimization of capital, mobilization of local resources, exchange earnings, aggregation society, feeder to large industry, social advantage. तो स्मॉल बिजनेस इन इंडिया का क्या क्या रोल है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. एम्प्लॉयमेंट, जो मतलब स्मॉल टाउन्स रहते हैं या स्मॉल मतलब जो बैकवर्ड एरियाज़ रहते हैं तो उधर जाके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. रिलीजनल डेवलपमेंट सपोर्ट करता है. कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है. मोबिलाइजेशन करता है लोकल रिसोर्सेज का. मोबिलाइजेशन मतलब इधर से उधर चलना. एक्सचेंज अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स को एक्सचेंज करता है. और फिर सोशल एडवांटेज होता है इससे. फीडर टू लार्ज इंडस्ट्री में फीडर कैसे होता है, जैसे थोड़ा थोड़ा इंडस्ट्री को लेकर के जो एक बड़ा इंडस्ट्री फॉर्म होता है तो उससे लार्ज इंडस्ट्री को ये लोग हेल्प करता है. Commerce and its nature. The main characteristics of commerce are as follows: economic activity, exchange of goods and services, profit motive, regularity of transaction, creation of utilities, part of business. Economic activity. Commerce is an economic activity because it consists of distribution of goods and services, और distribution of goods and services से हम लोग को पैसा मिलेगा, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. और दूसरा पॉइंट ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए होता है. रेगुलरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, बिकॉज अगर हम लोग जितना गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा. यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसके पहले वाले पार्ट में ही हम लोग पढ़ चुके हैं. पार्ट में नहीं, एक्चुअली इसके पहले वाले इसमें मतलब
इंडस्ट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये हम लोग पता है। फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स। Hindrance of person, hindrance of place, hindrance of time, hindrance of exchange, hindrance of risk, hindrance of knowledge। मैं इसका शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एक ठो इधर नोट दिया हुआ है, अगर आप लोग एस चंद फॉलो करते तो पेज नंबर 39 में आ जाइए। नीचे एकदम दिया हुआ है हिंड्रेंसेस टू ट्रेड, कमर्शियल एक्टिविटी दैट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस, हाउ द हिंड्रेंस इज रिमूव्ड। तो ये वाला अगर आप पढ़ लेंगे तो इसके अंदर का भी पॉइंट आप अपने से बना के लिख सकते हैं। तो ये वाला मैं आपको पढ़ा देती हूँ। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, कमर्शियल एक्टिविटी दैट रिमूव द हिंड्रेंस। ये कौन सा कमर्शियल एक्टिविटी से ये हिंड्रेंस रिमूव किया जा सकता है? ट्रेड से। और कैसे रिमूव किया जा सकता है? ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्रोड्यूसर। तो ट्रेड क्या करता है? जो गुड्स बनता है वो प्रोड्यूसर से लेके आके कंज्यूमर को अवेलेबल करता है। तो ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन हो गया। अब हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। एक ही बात लिखा हुआ है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस कैसे रिमूव हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन से। अगर ट्रांसपोर्टेशन कैसे रिमूव कर सकता है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस? बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम वेयर इट प्रोड्यूस टू where it can be consumed। Hindrance of time, warehousing removes the hindrance by storing goods from the times of production till their distribution। तो hindrance of time कैसे रिमूव किया जा सकता है? वेयरहाउसिंग से। वेयरहाउसिंग क्या है? वो गुड्स स्टोर करता है प्रोडक्शन के टाइम से लेके जब तक वो गुड्स सोल्ड नहीं हो जाता। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, मनी एंड बैंकिंग। अब ये कैसे बैंकिंग कैसे हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज रिमूव कर सकता है? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड फैसिलिटेटिंग पेमेंट थ्रू चेक्स। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कैसे हिंड्रेंस ऑफ रिस्क चेंज कर सकता है? बाय कंपेंसेटिंग फॉर लॉस कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, ये कैसे रिमूव हो सकता है? Advertising and publicity। Advertising remove the hindrance of knowledge by providing information and education about goods and services to consumers। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। अब कॉमर्स के कितने ब्रांच है? कॉमर्स के 2 ब्रांच है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या है? ट्रेड इज़ द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट। बोल रहे ट्रेड क्या? ट्रेड इज़ द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट ए प्रॉफिट। Trade means buying and selling of goods with the aim of earning profits. It involves the exchange of commodities for money or money worth. It is the means by which people sell those goods which they do not need. Traders serves as the link between producer and consumer. They help in directing the flow of goods to the मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स। तो बोल रहा है कि ट्रेड मतलब बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद द एम, किस एम से? कि हम लोग को मनी अर्न करना है। It involves the exchange of commodities for money or money worth. It is the means by which people sell those goods which they do not need. Traders serves as the link between producer and consumer. Traders जो है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक बनते और वो हेल्प करते हैं गुड्स के फ्लो को लेकर के टू द मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट, जहाँ जिस मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। होम ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एंटरप्राइज ट्रेड। तो ये सब जो ट्रेड है इसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से ही हो जाएगा। होम ट्रेड क्या है? होम ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड और इंटर ट्रेड। तो होम ट्रेड क्या होता है? जो विद इन कंट्री होता है उसको हम लोग होम ट्रेड बोलते हैं। और होम ट्रेड का 2 पार्ट होता है। होलसेल ट्रेड जिसमें मैन्युफैक्चर से लेकर के बड़े ह्यूज
क्वांटिटी में सेल होता है उसको हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। रिटेल ट्रेड क्या होता है, जो होलसेलर से ला करके पर्सन्स तक थोड़े थोड़े अमाउंट में सामान बेचते हैं उसको हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं उसको फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी ट्रेडिंग कर रहे बाहर के कंट्री से, मतलब बाहर के कंट्री से अगर हम लोग कोई चीज़ मंगवा रहे तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, अगर हम लोग अपनी कंट्री से बाहर की कंट्री में कोई चीज़ बेच रहे तो उसको इंपोर्ट ट्रेड कहेंगे। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, इट मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फ्रॉम द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू द अदर कंट्री। इसका मतलब होता है, एंट्री पोर्ट ट्रेड का मतलब ये एक न्यू चीज़ है कि हम लोग बाहर से कोई सामान मंगवा रहे हैं क्योंकि हम लोग को दूसरे कंट्री में वो सामान बेचना है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया इंपोर्ट सर्टेन कॉमोडिटीज़ फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड री एक्सपोर्ट देम टू नेपाल एंड भूटान। दिस टाइप ऑफ ट्रेड इज़ ऑल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो बोल रहा है इंडिया कुछ सामान यूरोपियन कंट्री से इंपोर्ट करता है ताकि वो नेपाल और भूटान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और ये ट्रेड को हम लोग री एक्सपोर्ट ट्रेड भी कहते हैं। ये आने का चांसेस है। इंपोर्ट, व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड और व्हाट इज री एक्सपोर्ट ट्रेड, 2 मार्क्स में। एड्स टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, अदर एड्स। ये एड्स टू ट्रेड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो मैंने आपको हिंड्रेंसेस पढ़ाया उसी में एड्स टू ट्रेड भी पढ़ सकते हैं। आप देखिएगा तो इसमें ऑलरेडी सब कुछ सेम दिया हुआ है, बस उसी को बना के लिखना है। तो वो वाला मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो हम लोग इधर डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड में आ जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स में एक्चुअली जितने भी डिफरेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में तो 12 मार्क्स में आता ही है ये, तो या तो 12 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में। तो ये वाला मैं अपने ब्लॉग में लिख दूँगी आपको, डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। आप लोग वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मीनिंग तो थोड़ा सा हम लोग दो ठो इधर भी पढ़ लेते हैं। तो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड में क्या डिफरेंस है, पहले मीनिंग देख लेते हैं। इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि हम लोग गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। कॉमर्स का मतलब हम लोग गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ट्रेड का मतलब हम लोग गुड्स और सर्विसेज बाई या सेल कर रहे हैं। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इंडस्ट्री में यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, कॉमर्स में क्रिएट यूटिलिटी ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम एक्सेट्रा। क्रिएट ओनली पोजेशन यूटिलिटी इन ट्रेड। ठीक है। अब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है कि कॉमर्स जो है वो प्रोवाइड्स आउटलेट करता है और इंडस्ट्री प्रोवाइड्स बेस फॉर करता है। और सेम चीज़ इंडस्ट्री और ट्रेड में क्या होता है, वो प्रोवाइड बेस फॉर करता है इंडस्ट्री ट्रेड के लिए, और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड्स आउटलेट फॉर करता है। मतलब industry provides goods and services for distribution by commerce. No commercial activity is possible in the absence of production by industry. Thus industry provide the base for commerce and services as the backbone of commerce. Industrial production is meaningless without the distribution of goods and services by commerce. Trade provides the necessary support to industry by serving as a link between producer and consumer. Trade provide the base for auxiliary activities such as transportation, warehousing, banking, insurance, etc. तो बोल रहा है कि इंडस्ट्री जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है, कॉमर्स उसी गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक आउटलेट प्रोवाइड करता है, जबकि अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो कॉमर्स कौन सा गुड्स और सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जो इंडस्ट्री है वो एक बेस प्रोवाइड करता है कॉमर्स को कि वो इस गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करे। वहीं पे ट्रेड के लिए भी सेम है कि ट्रेड बोल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के लिए एक तो ट्रेड बोल रहे हैं कि वो इंडस्ट्री के लिए जो गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस करता है वो गुड्स और सर्विसेज ट्रेड
कंज्यूमर तक पहुंचाता है, वही इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, अगर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होता तो ट्रेड कंज्यूमर तक क्या गुड्स या सर्विसेज पहुंचाता। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉमर्स आउटलेट प्रोवाइड करता है जबकि इंडस्ट्री बेस प्रोवाइड करता है। सेम ट्रेड के लिए भी दिया हुआ है कि ट्रेड आउटलेट प्रोवाइड करता है जबकि इंडस्ट्री बेस प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक बेस ऑफ कॉमर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया, जो था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। और मैं अपना ब्लॉग में कोई इसका क्वेश्चन आंसर लिख दूंगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगी। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपना ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जा सकते हैं। और अगर आप लोग को ये आईएससी का पैटर्न जानना होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आईएससी का पैटर्न भी बता दूंगी आप लोग को। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय।